जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप नारायण, पेशे से एक सरकारी शिक्षक, गवर्नमेंट हाई स्कूल लेस्लीगंज पलामू झारखंड में हूँ। मैं बताना चाहूँगा आज शिक्षा कितना ज़रूरी है। हम सबको जानते हैं शिक्षा कितना ज़रूरी है, लेकिन इस कोरोना महामारी में लगातार दूसरी बार जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है, भारत में भी लगा है, लोगों का चलना आना, मिलना जुलना, जाना सब कुछ मना है, लोग अपने घरों में बंद है, तब शिक्षा के मतलब को हम कैसे समझें, शिक्षा को हम आगे कैसे बढ़ाएं, बच्चों की पढ़ाई को हम आगे कैसे बढ़ाएं। मैं बताना चाहूँगा कि जब विद्यालय खुला था 2019 में, मार्च से पहले प्रत्येक दिन 3000 बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ करता था। 3000 बच्चों के संपर्क में प्रत्येक दिन आया करते थे। 1000 बच्चे तो हमारे सरकारी हाई स्कूल में हुआ करते थे। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आज 300 बच्चे से भी संपर्क में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में लोगों के पास निगेटिविटी है, नकारात्मकता है। इस लॉकडाउन को लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। हम जानते हैं कि जीवन में असमताएं आता है, विषमताएं आता है, संघर्ष जीवन का एक पार्ट है, अभिन्न अंग है। उसे एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं कि शिक्षा बेहद जरूरी है। बच्चे आज क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हुए हैं। बच्चे का समय क्या हो रहा है? बिना मतलब का गुजर रहा है। अभिभावक उसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है। दोस्त, आपका 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, 4 बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ते थे, स्कूल जाया करते थे, आज नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप तो कम से कम 4 बच्चों पर तो एक्शन लो। गवर्नमेंट को 4 करोड़ 40 करोड़ बच्चों पर एक्शन लेना है, 50 करोड़ बच्चों पर एक्शन लेना है। आपको तो 1 बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा पर एक्शन लेना है। दोस्तों, आप उन बच्चों का अभिभावक हैं। वे बच्चे यदि अच्छे बनेंगे तो उसका भविष्य यदि अच्छा बनेगा तो आपकी वृद्धावस्था में वो बच्चे सहयोग करेंगे, राष्ट्र निर्माण में बच्चे सहयोग करेंगे। शिक्षा के मतलब को सिर्फ हम समझते थे भोजन जितना जरूरी है, ऑक्सीजन जितना जरूरी है, शिक्षा उतना ही जरूरी है, ऐसा कुछ हम समझा करते थे। लेकिन आज धरातल पर इस लॉकडाउन की स्थिति में लगातार दूसरे वर्ष जब लॉकडाउन चल रहा है, शिक्षा के मतलब को हम भूलते चले जा रहे हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। भारत दोस्तों पीछे था, पीछे है और पीछे ही रह जाएगा दुनिया के विकसित देशों की तुलना में। दोस्तों, हम भारत के 125 करोड़ जो देशवासी हैं, शिक्षा के मतलब को यदि समझे हैं, मोटिवेशन को यदि हम सुनते थे, तो आज उस मोटिवेशन को अपने बच्चों पर शिक्षा के लिए, अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अपनी आमदनी में लगाने की जरूरत है दोस्तों। और इस लॉकडाउन में हम कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सके, अपनी रोजगार को पुनर्जीवित कर सके, दूसरे सेक्टर में अपने रोजगार को स्थापित कर सके, दूसरे तरह का रोजगार को स्थापित कर सके, लोगों के लिए रोजगार मुहैया हो सके, खुद के लिए रोजगार मुहैया हो सके, आमदनी हो सके, और बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा चलती थी उसे बेहतर ढंग से बच्चे डिजिटल एजुकेशन नाउ बच्चे अब प्राप्त करें। बच्चे एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करें जो डिजिटल हो, मोबाइल फोन से हो, लैपटॉप से हो, घर में बैठे बैठे शिक्षा हो। अन्यथा दोस्तों, हम 125 करोड़ देशवासी भारत को पीछे छोड़ देंगे और दुनिया के जो विकसित देश थे वो आगे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा प्रभावित नहीं है। अमेरिका, जापान, रसिया ऐसे जो देश हैं, मुल्क हैं, ब्रिटेन ऐसे जो मुल्क है, फ्रांस, बड़े बड़े दुनिया के जो विकसित देश हैं, उनके यहाँ शिक्षा तनिक भी प्रभावित नहीं हो रहा है। उनके बच्चे स्टडी फ्रॉम होम, टीचर्स टीचिंग फ्रॉम होम, बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, शिक्षक विद्यालय अपने घर हैं। तो चीज़ों को समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था स्थापित हो सकता है, लेकिन हम अभिभावक इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, फोन नहीं है। अरे दोस्तों, कुछ तो करो यार, कुछ तो व्यवस्था करो, कुछ तो राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचो, कुछ तो अपने छोटे छोटे बच्चों के भविष्य निर्माण के बारे में सोचो। दुनिया के विकसित देश आज भी पढ़ रहे हैं, दुनिया के विकसित देश आज भी आमदनी कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोग नकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। भारत के लोग अपने बच्चों को पढ़ाई से पिछले लगभग 1.5 वर्षों से स्कूल से दूर रखे हैं। स्कूल खुलेगा तो बच्चे विद्यालय जाएंगे। कितने तो ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि स्कूल को उनको फी देना पड़ेगा। अरे दोस्तों, पैसा बचाकर क्या करोगे यार जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? दोस्तों, पैसे कमाकर क्या करोगे यार जब आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे?
आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में विद्यालय तो खुलेंगे ही, जैसी स्थिति बन रही है तो आपके बच्चे विद्यालय जाएंगे तो बच्चों का जो इतना गैप स्टडी से हो रहा है, पढ़ाई से इतना दूरी बन रहा है, बच्चे को उतना फिर तैयारी करने में कितना वक्त लगेगा। दोस्त थोड़ा सोचना यार, एक बूढ़ा आदमी यदि अनपढ़ है और उसको यदि क ख ग घ सिखाओगे, एक 3 साल के बच्चे को क ख ग घ सिखाओगे, ABCD सिखाओगे, पहले कौन सीखेगा? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, बच्चा सीखेगा, क्योंकि उसका सीखने का वह दौर है, उसका सीखने का वह उम्र है, वह वक्त है। तो बच्चों का पढ़ने का उम्र होता है, 18-20 साल के बच्चों को करियर बनाने का उम्र होता है। दोस्त इधे हम नहीं समझेंगे तो भारत के 125 करोड़ लोग दोषी होंगे और आने वाली पीढ़ियां भारत के जो नौजवान बूढ़े लोग होंगे उनको कोसेगी कि ये जो हमारे बूढ़े लोग थे, हमसे जो बड़े लोग थे, वो हमें शिक्षा से दूर रखे। उनको क्या पता था भाई साहब लॉकडाउन क्या था, लॉकडाउन क्या होता, लॉकडाउन की क्या स्थिति थी। इसलिए दोस्तों इस बंदी में भी हमें कोशिश करना चाहिए। हम जानते हैं कि कोरोना चाइना से फैला है। अरे दोस्तों, तो चाइना पूरे दुनिया में अपना बाजार स्थापित कर चुका था। अब आज पूरी दुनिया में जब चाइना बाजार स्थापित कर चुका था, पूरे दुनिया में चाइना ने कोरोना फैला दिया। पूरा दुनिया भाई साहब वैश्विक महामारी से ग्रसित है, तो कोरोना के बारे में चाइना से कोई आवाज नहीं आ रहा है। अब दोस्तों इस बात को समझना है कि जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से ग्रसित है तो कोरोना से चाइना की आवाज कोई नहीं आ रही है। चाइना भी एक बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है। आप जैसा जानते हैं चाइना के यहाँ भी बहुत बेरोजगारी था, उसने बेरोजगारी को बहुत हद तक दूर कर लिया था। चाइना के यहाँ बहुत बड़ा जनसंख्या था, उसने बहुत तक जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अब जब पूरी दुनिया में उसने महामारी फैला दिया है, पूरे दुनिया इस महामारी से ग्रसित है, तो चाइना भाई साहब वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है। और मान लो कि बंदी से पहले चाइना के पूरे बाजार पर 30% मान लो कि अगर आधिपत्य होगा, 30% दुनिया के उत्पादन का चाइना भी अकेले उत्पादित करता होगा। तो इस वैश्विक महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया भाई साहब ग्रसित है तो चाइना हो सकता है कि 50% 60% वस्तुओं का उत्पादन कर रहा होगा। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। चाइना के यहाँ से कोई कोरोना का न्यूज नहीं आ रहा, वो वैक्सीन बना लिया होगा, लोगों को सेफ्टी दे रहा होगा, लोगों को रोजगार दे रहा, लोगों की अर्थव्यवस्था ठीक कर रहा है, अपनी शिक्षा तंत्र को ठीक कर रहा, अपनी नीति तंत्र, अपनी शिक्षा तंत्र, अपनी रक्षा तंत्र, अपनी सारे तंत्र को वह ठीक कर रहा। दुनिया भाई साहब ग्रसित है और उसमें भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्री है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, वह भाई साहब शिक्षा से बहुत दूर है। यहाँ के लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, इसलिए स्कूल नहीं बच रहे हैं, सॉरी इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहे हैं कि स्कूल में फी देना पड़ेगा। अरे भाई साहब फी आप बचाकर क्या करोगे, बच्चों को पढ़ाओ भाई साहब। मैं बताना चाहूंगा सरकार को मत कोसो यार, आप क्या कर सकते हो ना, इस बात को समझने की जरूरत है। मेजर ध्यानचंद अपने देश के खिलाड़ी हुआ करते थे, वो ना हिटलर के सामने, हिटलर के जर्मनी देश में वो ना मैच खेल रहे थे। जब उन्होंने भाई साहब मैच को, वर्ल्ड कप को जीत लिया था, तो हिटलर उन्हें ऑफर किया था कि तुम मेरे देश से खेलो, तुम्हें भारत ने क्या दिया है, भारत एक गरीब देश है, लाचार देश है, अंग्रेजों के हाथों गुलाम देश है। तो भाई साहब मेजर ध्यानचंद ने बोला था कि भारत ने मुझे क्या दिया है यह मतलब नहीं रखता है, मैं भारत को क्या देता हूं यह मतलब रखता है। भाई साहब इस वैश्विक महामारी में सरकार क्या करती है बहुत मतलब नहीं रखता है। हम देश के 125 करोड़ के लोग जो हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस वैश्विक महामारी के खिलाफ भाई साहब अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर एक शैक्षणिक, हर एक प्रकार की चीजों को मजबूत कितना कर सकते हैं, कितना मजबूत रख सकते हैं भाई साहब, यह हम देशवासियों के लिए बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। इसलिए भाई साहब किसी चीज को कोसने की जरूरत नहीं है। हम मजबूत हैं, हम सशक्त थे, हम भारतवासी हैं भाई साहब, हम आर्यावर्ती भाई साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन है भाई साहब। इस बात को समझने की जरूरत है। भारत गोल्डन की बर्ड कहलाया करता था, इसको एक बार पुनः जीवित करने की जरूरत है, पुनर्जीवित करने की जरूरत है, वापस भारत की नाम दिलाने की जरूरत है। और नकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने से नहीं होगा भाई साहब। देश के 125 करोड़ लोग जब शिक्षा, चिकित्सा, राजनीतिक, सारे सामाजिक, आर्थिक सारे तंत्रों पर जब काम करेंगे भाई साहब, अपनी भूमिका निभाने का कोशिश करेंगे, तो भाई साहब एक बार वंस अगेन इंडिया विल बिकम द गुरु ऑफ द वर्ल्ड, वंस अगेन इंडिया विल बिकम गोल्डन बर्ड। दुनिया में भाई साहब भारत का एक बार पुनः दुनिया में भारत का एक बार पुनः भाई साहब तिरंगा परचम लहराएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। यह कोरोना नहीं भाई साहब, इसको समझिए कि तीसरा यह वर्ल्ड वॉर है, तीसरा यह विश्व युद्ध है।
पहला विश्व युद्ध हथियार से लड़ा गया था, दूसरा विश्व युद्ध भी हथियार से लड़ा गया था, लेकिन यह एक ऐसा विश्व युद्ध है जिसमें कोई हथियार की जरूरत नहीं है। हथियार कोई है तो वह मास्क है, हथियार कोई है तो वह सैनिटाइजर है, हथियार कोई है तो वह पब्लिक डिस्टेंस है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में सामाजिक दूरी है। यही हथियार है। तीसरा विश्व युद्ध से लड़ने की जरूरत है भाई साहब, और देश को बचाने की जरूरत है, और डिजिटल की पावर को समझना है। दोस्तों, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम मोबाइल के सारे फीचर्स को नहीं समझते हैं। बहुत हद तक इसे समझने की जरूरत है। यह मोबाइल आपको रोजगार दे सकता है, यह मोबाइल आपकी शिक्षा को मजबूत कर सकता है, यह मोबाइल आपकी सामाजिकता को मजबूत कर सकता है, यह मोबाइल आपकी अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है, और यही मोबाइल अब आपके बच्चों को पढ़ा सकता है, यही मोबाइल अब आपके बच्चे की पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकता है। दोस्तों, बच्चों के लिए एक लैपटॉप हो सके तो लैपटॉप, एक मोबाइल हो सके तो मोबाइल, एक कंप्यूटर हो सके तो कंप्यूटर, और आज जूम ऐप, गूगल मीट जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन से जो डिजिटल ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है, इस पढ़ाई को भाई अपने बच्चों को जरूर करवाइए, अन्यथा आपके बच्चे अशिक्षित होंगे। भारत तो एक ऐसे ही भाई साहब बेरोजगारी से, अशिक्षा से, भूखमरी से, स्वास्थ्य से, सब चार चीजों से ग्रसित था, लेकिन और इस आर्थिक महामारी के दौर में हम 21वीं शताब्दी के 125 करोड़ भारतवासी भारत को और विवश और लाचार न बना दें। दोस्तों, आपसे नम्र गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि आप जरूर से जरूर अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, शिक्षा से दूर मत रखिए, और इस वीडियो को भाई साहब जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लोगों के मोबाइल तक पहुंचाइए, क्योंकि भारत एक बार शिक्षा के क्षेत्र में पुनः पीछे जाने वाला है। विकासशील देश था भारत, दुनिया की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, लेकिन हो न हो भाई साहब, भारत दुनिया की 16वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी, इतनी नौजवान देश होने के बाद भी भारत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर जितना आगे बढ़ रहा था दोस्तों, उतना पीछे हो न जाए। इसलिए हम 125 करोड़ देशवासियों पर यह जिम्मेदारी है, यह बोझ है, यह भार है कि भारत के उज्जवल स्वर्णिम भविष्य की कल्पना हम करें, और उस कल्पना को साकार करने के लिए हम दिन और रात इस डिजिटल क्रांति, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इस मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादि, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि की पावर को हम समझें, और अपनी आमदनी को और लोगों की आमदनी को, देश को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तौर पर हम शैक्षणिक तौर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में विचार कीजिए, इसके बारे में प्रयास कीजिए, सकारात्मक इसके बारे में पहल कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को आप शिक्षा से दूर मत रखिए, क्योंकि दोस्तों, आपके बच्चे जब अशिक्षित हो जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, रोजगार से दूर हो जाएंगे। उनकी लिए जो आप कल्पना करते थे, जो सपने देखते हैं, वह सब चूर चूर हो जाएंगे। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण से इस वैश्विक महामारी के दौर में इस वैश्विक महामारी को देखिए, और अपने बच्चों को शिक्षा से दूर मत कीजिए। पैसे के चलते मत दूर कीजिए, फी देने के चलते मत दूर कीजिए, किताब खरीदने के चलते मत दूर कीजिए। भाई, इस डिजिटल की पावर को समझिए और बच्चों को अवश्य पढ़ाई से जोड़ करके रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।